नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अपने ज़मीन को दो व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर देना, उसमें कौन रजिस्ट्री मान्य होगा। दोस्तों, आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जैसे आप मान लें कि एक व्यक्ति है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। वह अपने ज़मीन को उचित कीमत लेकर के बी नाम के एक दूसरे व्यक्ति के हाथ से वो ज़मीन बेच दिया। दोस्तों, बी नाम का वह व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे में गया, लेकिन दोस्तों वो सरकारी सरिस्ता में या सरकारी रजिस्टर 2 जिसे आप कहते हैं, उसमें अपना नाम दाखिल नहीं करवाया। दोस्तों, म्यूटेशन नहीं करवाने का परिणाम ये होता है कि सरकारी रिकॉर्ड के अंदर में अंचल कार्यालय में जो रजिस्टर 2 है, उसमें जो विक्रेता बैठे हुए हैं, जो पहले से ए जो है उसी का नाम चढ़ा रहता है। म्यूटेशन का मतलब हुआ कि जो नए खरीदार हैं वो अपना नाम जाकर उसमें दाखिल कराए और पहले जो उसमें मालिक हैं, जो पहला मालिक है, उनका नाम वहाँ से खारिज कर दिया जाए। दोस्तों, इसी के चलते साल 2 साल जब बीत गया समय, तो ये जो व्यक्ति था उसे लगा कि अब तो सरकारी सरिस्ता में उनका नाम दर्ज नहीं है, अब इसी ज़मीन को हम पुनः किसी दूसरे लोगों को बेच दें। तो दोस्तों, ये जो है वो सी से कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे फलाना ज़मीन बेचना है। सी भी लेने का इच्छुक था, उसे भी नहीं पता था ये सब कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों, सी ने भी उचित कीमत दे करके ए से जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा लिया दोस्तों, और पैसा उसे पूरा दे चुका। अब जब सी उस ज़मीन पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बी पहले से काबिज है। दोनों के बीच में कुछ तनाव बढ़ता है। बी कहता है कि मैं पहले लिया हूँ, सी कहता है कि मैंने भी लिया हूँ। मामला जो है दोस्तों यहाँ चीटिंग का बनता है। दोस्तों, अब इस दोनों में किसकी रजिस्ट्री मान्य होगी, बी की रजिस्ट्री मान्य होगी या सी की रजिस्ट्री मान्य होगी। तो दोस्तों, इस पे कानून कहता है कि फर्स्ट रजिस्ट्री जो हुआ उसी को प्रेफर किया जाएगा। सेकेंड रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है आई ऑफ लॉ में। चूँकि दोस्तों, प्रॉपर्टी वंस सोल्ड बाय द ऑनर कांट बी सोल्ड अगेन। प्रॉपर्टी एक ऑनर के द्वारा एक बार बेच दिया जाता है पैसा लेकर के, तो उसी ज़मीन को या उसी संपत्ति को वही ऑनर दोबारा किसी को नहीं बेच सकता। इस आधार पर सी दूसरा रजिस्ट्री होल्डर है, उसका रजिस्ट्री अमान्य हो जाएगा और बी का रजिस्ट्री जो पहला होल्डर है, पहला रजिस्ट्री होल्डर है, उसका रजिस्ट्री मान्य होगा। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा चिट सी के साथ कैसे हो गया। तो दोस्तों, यहाँ बी की भी एक गलती थी। बी ने पहली रजिस्ट्री लिखवाने के बाद ए से अपना नाम जाकर के सरकारी सरिस्ता में दर्ज नहीं कराया। जब सी खरीदने गया ज़मीन को, तो सी सिर्फ जाके सरकारी ऑफिस में अंचल कार्यालय में पता लगा लिया कि यहाँ पर पुराने मालिक का ही नाम दर्ज है। इसका मतलब यह ज़मीन पुराने मालिक का ही है। और पुराना मालिक ने भी सी को नहीं कहा दोस्तों कि मैं यह ज़मीन दूसरे को बेच चुका हूँ। इस प्रकार सी भी ज़मीन खरीद लिया, तो सी का रजिस्ट्री तो अमान्य हो जाएगा दोस्तों। अब सी का उसमें पैसा लगा है, रजिस्ट्री का चार्ज लगा है, और इतना बड़ा उसके साथ चिट हुआ। तो अब सी क्या करेगा, यानी दूसरा रजिस्ट्री होल्डर क्या करेगा। दोस्तों, सी को यहाँ चाहिए कि वो न्यायालय में जाए और न्यायालय में सीजीएम कोर्ट में एक कंप्लेंट केस करे ए पर और बी पर। ए ने उसके साथ फ्रॉड किया, चूँकि ए की भी ये जिम्मेवारी थी दोस्तों कि जब उसे संपत्ति बेचनी है तो उसके सारे संपत्ति का जो भी इनकम्बरेंस है या जो भी वर्तमान परिस्थिति है उसकी पूरी जानकारी सी को देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दिया। इसीलिए तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55 कहता है दोस्तों, सेलर्स लायबिलिटी, विक्रेता का यह धर्म होता है या कर्तव्य होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने ज़मीन को जब बेच रहा है तो वैसी स्थिति में खरीदार को अपने ज़मीन के बारे में, उसके वर्तमान परिस्थिति के बारे में सारा तथ्य से अवगत करा दे। दोस्तों, यहाँ ए ने नहीं कराया, तो सी जाकर एक कंप्लेंट केस फाइल करेगा। वो होगा दोस्तों इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 420, 467, 468 में। जो केस है दोस्तों 420 जालसाजी और फॉल्स फैब्रिकेटिंग डॉक्यूमेंट 467-68। यहाँ पर ए ने सी के साथ जालसाजी किया और एक गलत दस्तावेज एग्जीक्यूट कर दिया जो उसका हक नहीं था, चूँकि वो ज़मीन तो पहले बेच चुका था। ऐसी परिस्थिति में ए और बी जब उस मुकदमा में मुद्दाले बनेंगे तो ए न्यायालय में आएगा, जमानत कराएगा और इस केस में ए को निश्चित सज़ा होगी दोस्तों, चूँकि प्रमाण सामने हाजिर है, उसकी दूसरी रजिस्ट्री, उस रजिस्ट्री पर उसका दस्तखत। इससे यह साबित हो जाएगा कि ए ने सी के साथ चिट किया दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में ए मजबूर होकर के सी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा
कि जल्दी से आप अपना पैसा ले लीजिए। अपना सेल डीड में जो आप बनाने में या सेल डीड रजिस्ट्री कराने में जो आपका खर्च बैठा है या जो मैंने आपसे अपने ज़मीन का कीमत लिया वो पैसा आप वापस ले लीजिए और हमें इस केस से बरी कर दीजिए। तो दोस्तों उस स्थिति में सी को ए से पूरा पैसा भी वापस मिल जाएगा और दोस्तों साथ साथ उसका जो ज़मीन का रजिस्ट्री है, जो दूसरा रजिस्ट्री सी ने करवाया, वो रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा। दोस्तों अब आए जरा सा इतना बड़ा फ्रॉड कैसे होता है। तो दोस्तों बी की एक गलती थी कि वो जाकर के सर्किल ऑफिस में ये नहीं पता लगाया कि यहाँ पर दाखिल खारिज किसके नाम से है। बस इतना ही उसकी गलती थी। चूँकि सेलर की भी गलती थी, विक्रेता की भी गलती थी, इसीलिए इसकी गलती क्षम्य हो सकती है। दोस्तों खरीदार की भी लायबिलिटी होती है। सेक्शन 55 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1872 का, वो कहता है दोस्तों कि खरीदार सावधान, संपत्ति खरीदने के पहले संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। सी ने यहाँ क्या किया दोस्तों कि अंचल कार्यालय में तो गया, वहाँ देखा कि नाम अभी चढ़ा हुआ है ए का ही, यानी पुराने मालिक का ही, लेकिन दोस्तों वो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री के बारे में पता नहीं लगाया। उसे चाहिए था कि आजकल तो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, किसी भी साइबर कैफ़े में जाता, उस ज़मीन का खाता, प्लॉट और उस मालिक का नाम वहाँ लिखता तो उसे तुरंत पता लग जाता कि ये ज़मीन वही मालिक किसी को बेच चुका है। लेकिन सी ने यहाँ ऐसी गलती की, वो नहीं पता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वह ज़मीन नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पैसा वापस उसे मिल सकता है और जो सेल डीड में खर्चा हुआ है वो भी पैसा उसे वापस मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सी को सिर्फ क्रिमिनल केस करना होगा ए के विरुद्ध में, जो फ्रॉड का 420 का जालसाजी का केस होगा, जिसमें ए को सज़ा होना निश्चित है। सज़ा से बचने के लिए ए जो है सी का सारा पैसा लौटा देगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दो रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही ज़मीन का किया गया है, तो कौन रजिस्ट्री मान्य होगा, यानी पहला। और यहाँ दूसरा व्यक्ति का जो पैसा डूब रहा है वो कैसे वापस आएगा, तो क्रिमिनल केस के द्वारा। जब 420, 467, 468 IPC का केस ए के विरुद्ध में करेगा तो उसमें सजा ए को निश्चित होनी है। ऐसी परिस्थिति में ए उसका सारा पैसा लौटा देगा। मेरा वीडियो यही संपन्न हुआ दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे।